हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की फंडामेंटल के अंदर, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जैसे ही आप नाम का तो पता ही होगा, भी रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी आती जाती जो हमारी सांस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और किस किस टाइप के होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं, इनके क्या फैक्टर होते हैं, वो सारे के सारे इसमें जानेंगे हम। तो रेस्पिरेशन के बारे में इन्होंने बताया कि रेस्पिरेशन जो है वो हमारा एक्ट है ब्रीदिंग का, यानी कि सांस लेने का एक एक्ट है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन को अंदर लेकर के जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से जो है वो कॉन्स्टिट्यूट इंस्पिरेशन से, और जो हमारी जो होता है एक्सप्रेशन जो होता है उसको पुश करता है, यानी कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हमारा लगातार जो है ये चलता रहता है। रेस्पिरेशन से के अंदर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फेज जो है वो काम करता है, सांस का जो अंदर बाहर जाना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होती है गैस बिटवीन ब्लड। तो ये मतलब दो टाइप का होता है हमारा, एक्सटर्नल और इंटरनल, हमारा दो टाइप का मिलेगा। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल जो होता है वो किस किस के बीच होगा हमारा, इसमें जो गैस एक्सचेंज होती है बिटवीन द ब्लड एंड एयर ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल हमारा बोला जाता है जो ब्लड और लंग्स के बीच में हमारी जो गैस एक्सचेंज होती है वो हमारा एक्सटर्नल बोला जाएगा। द एक्सटर्नल गैस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज शेल्स इन कॉल्ड इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन। तो इन्होंने बताया कि जो एक्सटर्नल हमारा रेस्पिरेशन होता है वो हमारा लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, तो वहां पर हमारी जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाती है। और जो इंटरनल होता है वो हमारा ब्लड और हमारे सेल और टिश्यूज होते हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है वो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो रेस्पिरेशन होता है ये कंट्रोल किया जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है हमारा ब्रेन के अंदर, मेडुला ऑब्लांगेटा जो पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो एक्ट होता है ये सेंटर हमारा, जैसे कि कार्डियक एक्टिविटी, हमारी सारी की सारी नर्व फाइबर और ऑटोनॉमिक जो नर्व सिस्टम एंड केमिकल्स कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, तो सारी की सारी जो एक्टिविटी होती है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और जो हमारा रासायनिक जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी हमारे ब्लड के अंदर होती है, वो सारी की सारी ये एक्टिविटी को कंप्लीट कराती हैं टू सम एक्सटेंड एंड द रेस्पिरेशन इन अंडर ऑफ द वॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो रेस्पिरेशन होता है, मतलब कुछ रेस्पिरेशन जो होता है हमारा वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेस्पिरेशन, सांस लेना, किस किस के बीच में हमारा ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है। तो इसमें पता लग गया अभी एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप का होता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की विशेषताएं हमारी कौन कौन सी होती है, रेस्पिरेशन जो है वो इन्होंने बताया है, ऑब्जर्व द डिटरमाइन द रेट डेप्थ रिदम एंड इजीनेस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो सांस लेने का तरीका है, जो सांस हम लेते हैं उसमें क्या कौन कौन सी चीजें होती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले उसमें देखेंगे रेस्पिरेटरी रेट हमारा क्या है, सांस लेने की गहराई क्या है, रिदम लय है वो कैसी है, आराम से सांस लिया जा रहा नहीं लिया जा रहा, तो सारी की सारी विशेषताएं देखी जाती है। और जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है वो हमारी एफर्टलेस होती है, ऑटोमेटिक होती है, यानी कि किसी प्रकार का जोर हमें नहीं लगाना पड़ता, तो ऑटोमेटिक हमारी सांस जो है वो रेगुलर चलती रहती है। इवन एंड प्रोड्यूस नो नॉइस, और किसी प्रकार की जो आवाज है वो भी नहीं होती है इसमें, तो ये क्या बोला जाता है हमारा अनपीनियस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी विशेषता होती है रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट इसमें रेट दे रखा हमारा तो रेट क्या होता है वो देखेंगे इसके अंदर। तो भाई रेट में हमारा नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन मिनट, तो इन्होंने बताया है कि जो जब हम रेट देखते हैं तो उसमें फुल रेस्पिरेशन होता है हमारा 1 मिनट के अंदर देखा जाता है। तो नॉर्मल रेट जो हमारा रेस्पिरेशन के अंदर बताया एडल्ट के अंदर कि 1 मिनट के अंदर 16 से 20 ब्रीदिंग जब हम करते हैं पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 16 से 20 बार जब हम सांस लेते हैं, तो ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग मानी जाती है, नॉर्मल रेट माना जाता है। अब ये एज के अकॉर्डिंग भी होता है। एट बर्थ जब बच्चा सांस बिल्कुल ही छोटा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो 30 से 40 पर मिनट होता है हमारा रही रेट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 30 से 40 बार जो है बच्चा ब्रीदिंग करता है। और जब 1 साल का हो जाता है तो 26 से 30 पर मिनट हो जाती है, जब 2 साल का हो जाता है तो 20 से 26 हो जाती है, और एडल्ट में जब जवान होता है किशोर अवस्था होती है तो 20 पर मिनट हो जाती है, और जब और एडल्ट हो जाता है तो 16 से 20 पर मिनट हो जाती है। ठीक है, और ओल्ड एज में ये और भी कम हो जाती है, 10 से 24। तो जो रेट होता है, जो बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जो हमारा रेट होता है ब्रीदिंग का वो हमारा कम होता चला जाता है। हमने पीछे जो पल्स का देखा था उसमें भी यही नियम था, जो हमारी पल्स है जब बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसकी पल्स बहुत ज्यादा तेज होती है, और जैसे 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 एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एज ऑफ द पर्सन के बारे में बताया गया कि क्या क्या रेस्पिरेशन की विशेषताएं होती है, और 1 मिनट में कितनी बार लेना जो है एज के हिसाब से सही रहता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम, तो भैया हम इसमें देखेंगे कि किस किस के अकॉर्डिंग जो हमारा रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके से होता है। तो रेस्पिरेशन के अंदर हम देखेंगे सेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फीमेल टेंड हैव साइलेंटली रैपिड रेस्पिरेशन देन मैन या मेल। तो इन्होंने बताया कि औरत के अंदर जो है थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि तेजी से चलती हैं सांसें, यानी कि जो ब्रीदिंग होती है वो तेजी से होती है मैन के अकॉर्डिंग, यानी कि पुरुष के अकॉर्डिंग औरत के अंदर ब्रीदिंग ज्यादा होती है। ब्रीदिंग इन द सेंस
कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशन सडन स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर हो जाए, अचानक से कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जैसे किसी चीज़ से डर लग रहा है, या फिर एंजाइटी हो जाए, मतलब कि किसी चीज़ की कोई ऐसे ही चिंता हो जाए, या कुछ मतलब किसी प्रकार की ऐसी घटना हो जाए, इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन हमारी हो जाती है तो इन्फ्लुएंस करती है कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हमारी बॉडी प्रिपेयर फॉर द फ्लाइट टू फाइट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इस तरीके का की कंडीशन हो जाती है, फ्लाइट टू फाइट, यानी कि या तो लड़ना है या फिर भागना है, तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो इसके अंदर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन है वो हमारा इस कंडीशन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो चेंज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसमें एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है हमारा, एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, उसमें अगर चेंजेज आता है तो उसका प्रेशर कैसे होता है। इन हाई altitudes the content of the oxygen in the atmosphere is very low, so that not enough oxygen of absorbed by the blood। तो इसमें एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसमें हमारा सबसे पहले देखा जाता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारा एटमॉस्फेयर जिस भी तरीके का होता है, तो उसमें ऑक्सीजन, उसमें एटमॉस्फेयर अगर लो होता है तो ऑक्सीजन का कंटेंट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन जो ऑब्जर्व जो है ब्लड के अंदर, तो वो कम हो पाती है या फिर बिल्कुल ही नहीं हो पाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा जरूरत बढ़ जाएगी। और इसमें जो टिश्यू मस्ट बी मीट बाय द इंक्रीज ऑफ द रेस्पिरेटरी रेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो टिश्यूज है उसके अंदर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तो इसमें इन्वायरमेंट का जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्क होता है इसके अंदर। रेट देखेंगे हम इसके बाद। तो इसमें एक्सरसाइज और हमारा एक्सरसाइज ऑफ एनी शॉर्ट्स इंक्रीज यानी शॉर्ट इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट एंड द स्टिमुलेट रेस्पिरेशन। तो इसमें एक्सरसाइज जो होती है वो क्या करती है, वो हमारी मतलब कि थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट कर देती है, और रेस्पिरेशन भी हमारा स्टिमुलेट हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी पाचन क्रिया जल्दी काम करेगी, जल्दी काम करेगी तो हमारा जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो भी हमारा तेज हो जाएगा। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेट जो है वो कैसा हो जाएगा, डिपैथी यानी कि सांस जो है, रेस्पिरेशन जो बहुत ही जो सांस जो डीपली गहराई की सांसें हमारी हो जाएंगी, और हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी बढ़ जाएगी। रेस्ट और स्लीप कीप द रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल। और अगर आप सो रहे हैं या फिर आप रेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे टाइम में आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चेंज इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर जब चेंज होता है, हमारा बाहर का जब जो तापमान चेंज होता है तो वो क्या करता है, एक्सपोजर द कोल्ड इंक्रीज ऑफ द ऑक्सीजन नीड। तो ये क्या करता है, जो हमारा बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है जब वो चेंज होता है तो उसमें एक्सटर्नल जो टेम्परेचर अगर हमारा चेंज होता है, बाहर का तापमान जब चेंज होता है, तो कोल्ड इंक्रीज द ऑक्सीजन नीड। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जब जब ठंड बढ़ती है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और इसके अंदर क्या होता है फिर, ऑर्डर टू कीप अप द बॉडी वार्म, और हमारी जो बॉडी होती है उसको वार्म की जरूरत होती है, और सीवरिंग जो है कपकपी वगैरह होती है। तो जो कपकपी होती है किस चीज़ को बढ़ाती है, हमारी बॉडी को वार्म करती है, बॉडी को गर्माहट देने के लिए हमारी कपकपी होती है। इंडिविजुअल टेक डीप ब्रेथ, और जो इंडिविजुअल होता है वो हमारा डीप ब्रीदिंग यानी कि लंबी लंबी सांसें आना स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब हमारा रेस्पिरेशन जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो अगर टेम्परेचर तो इन्होंने बताया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज रेज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, अगर हीट एप्लीकेट की गई है हमारी बॉडी पर तो उसमें जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और ड्यू टू फीवर एंड मेटाबॉलिक। ठीक है, तो जैसे कि फीवर के दौरान या मेटाबॉलिक सिस्टम के दौरान या हीट एप्लीकेशंस के दौरान हमारी जो बॉडी जो टेम्परेचर होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अगर वो बढ़ जाता है तो डेफिनेटली फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट भी हमारा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें हमारा आ जाता है रेट इज इंक्रीज्ड एंड द रेस्पिरेटरी रेट इज आल्सो इंक्रीज। तो हमारा जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी हमारा बढ़ जाता है। तो रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है अबाउट 4 ब्रीदिंग पर मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर अबो नॉर्मल। अगर हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर जो है बॉडी का बढ़ जाता है तो उसमें हमारी जो पर मिनट जो हमारी 4 ब्रीदिंग होती है ना, 4 सांस हम लेते हैं ना एक मिनट में, जो 4 सांसें होती है वो हमारी बढ़ जाती है हर एक मिनट के अंदर। अगर आप 16 से 20 के बीच ले रहे हैं तो उसमें 4 ब्रीदिंग जो है वो और बढ़ जाएंगी अगर 1 डिग्री आपका जो बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है तब। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जितनी बॉडी का तापमान जितना भी बढ़ेगा, जितनी डिग्री बुखार या कुछ भी बढ़ता जाएगा उतना ही आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इसमें हो जाता है हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड एंड डाइजेशन। तो भाई जब हम खाना लेते हैं या फिर खाने का डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया जो हमारी होती है, तो जब हम खाने को लेते हैं उसका डाइजेशन होता है और ऐसी एसिमिलेशन होता है, बॉडी का पूरा प्रोसेस होता है मेटाबॉलिक सिस्टम का, तो इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, और उसमें हमारी पाचन क्रिया का वर्क जो है बढ़ जाता है। तो उसके लिए नीड फॉर ऑक्सीजन, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इनहेंस द रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज। तो इसमें हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जितनी ज्यादा जरूरत होगी उतना ही हम क्या करेंगे,
जो हमारी सांसें जो है, श्वास जो है, ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें डिजीज कंडीशन। तो अभी जो बीमारी की जो कंडीशन होती है, मोस्ट ऑफ डिजीज जो है वो इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। तो मोस्ट ऑफ डिजीज क्या होती है, वो हमारे रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती है। जैसे कि एंडोक्राइन डिजीज, यानी कि जो ग्रंथियों का जो वर्क होता है हमारा, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनमें अगर किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, पर्टिकुलरली जैसे कि थायराइड की बीमारी होती है उसमें, ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारे रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती है, मेटाबॉलिक रेट को हमारी बढ़ा देती है। दस द रेस्पिरेटरी रेट इज आल्सो इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है, जब मेटाबॉलिक रेट, जब किसी प्रकार की बीमारी हो जाएगी तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ते ही क्या हो जाएगा, हमारे जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम इसमें देखेंगे कुछ ड्रग्स, यानी कि कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती हैं। तो इसमें जो ड्रग्स होते हैं, इसमें सेटिमुलेट जो ड्रग्स होते हैं, सच ऑफ द कैफीन, यानी कि सेटिमुलेट होते हैं उत्तेजित करने वाले जितनी भी हमारी दवाइयाँ होती है, जैसे कि कैफीन होगी, ठीक है, और कोरामाइन होगी, एट्रोपाइन होगी, सिप्रेट्स हो गए, ठीक है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या करती है, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारी जो उत्तेजना जो है वो बढ़ा देते हैं, और जिस तरीके से सेटिमुलेट बढ़ेगा उसी तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर रिफ्लेक्स ऑफ सेंटर द रेस्पिरेशन इज इंक्रीज। तो जैसे सेटिमुलेशन रेट बढ़ेगा उसी तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी हमारा बढ़ता चला जाता है। उत्तेजना जब ज्यादा होगी तो उसमें सांसें भी जल्दी जल्दी आएंगी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी जो है वो डी प्रेजेंट सच एज द नार्कोटिक सेडेटिव्स और ओपियम जो हमारे ड्रग्स होते हैं डिस्क्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। तो भाई जो हमारा रेस्पिरेटरी जो डिप्रेजेंट जब होता है, जब नार्कोटिक, जैसे कि हमारे जो शामक बोलते हैं, जैसे कि बेहोशी की जो दवाई होती है, नार्कोटिक जो हमारे नशीले पदार्थ जितने भी होते हैं, सेडेटिव्स जितने भी, पेन किलर जितने भी होते हैं, जिनसे हमें रिलैक्स महसूस होता है, तो जितना ज्यादा रिलैक्स ओपियम्स जो होते हैं, यानी कि रिलैक्स महसूस करने वाले, पेन को, दर्द को दूर करने वाले या नशीले पदार्थ जो होते हैं, अगर वो लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिस्क्रीज हो जाता है, क्योंकि जितनी बॉडी रिलैक्स रहेगी उतनी ही हमारा रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, और जितनी ही उत्तेजना आएगी उतना ही ज्यादा हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम इसमें बात करेंगे अबनॉर्मल रेस्पिरेशंस की। तो अबनॉर्मल रेस्पिरेशंस क्या होता है, जब हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो सही से नहीं होता है, ठीक है, वो अप डाउन हमारा करता है, तो वो हमारा अबनॉर्मल रेस्पिरेशंस बोला जाता है। जैसे कि इसमें सबसे पहली जो कंडीशन होती है हमारी अबनॉर्मल रेस्पिरेशंस की, वो हो जाती है हमारी टैकिपेनिया। ठीक है, तो टैकिपेनिया के अंदर पॉलीपेनिया भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट 24 ब्रीदिंग पर मिनट। 16 से 20 का काम होता है, तो 20 से ज्यादा जब 24 पर हमारा चला जाएगा तो वो हमारा टैकिपेनिया बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रेडिपिनिया। तो ब्रेडिपिनिया के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें डिस्क्रीज हो जाता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीदिंग, यानी कि 16 से 20 के बीच में पर मिनट हमारा जो रेट होता है उसमें 16 से भी अगर कम हो जाएगा, यानी कि 10 से भी ब्रीदिंग हमारी कम हो जाएगी मिनट के हिसाब से, तो वो हमारा ब्रेडिपिनिया बोला जाएगा। ठीक है, और अपेनिया जो होता है, इसलिए टोटल हमारा क्या करता है, टोटल इसके अंदर जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो हमारी पेरियोडिक सिन ऑफ द साइलेंस। तो इसमें वही हमारा जो टोटल जो ब्रीदिंग होती है ना वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, तो इसमें हमारा अपोनिया बोला जाता है, जिसके अंदर साइनस स्टॉक हो जाता है, यानी कि रेस्पिरेशन, यानी कि सांस आना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, और हाइपरपेनिया के अंदर हमारा क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाती है हमारी डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि सांस जो गहराई से आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी गहराई बढ़ जाती है। आर्थोपेनिया के अंदर क्या होता है, इसमें जो क्लाइंट की जो ब्रीदिंग होती है ओनली एन अपराइट पोजिशन, तो एक ही राइट पोजिशन, जो अपराइट पोजिशन होती है सिर्फ उसी में उसकी ब्रीदिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं इसमें। तो इसमें जो हमारा सेट्रोस रेस्पिरेटरी जो हमारा होता है, तो इसमें तो सैटरटोरोज जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, नॉइजी ब्रीदिंग होती है भाई, नॉइसी, और जो हमारा स्नोरिंग साउंड जो है वो होती है, यानी कि आवाज होती है, सांस लेते टाइम आवाज आती है, स्नोरिंग्स की आवाज आएगी जब एयर पास होएगी। और जो सेक्रेशंस ऑफ सीन ऑफ द एक्यूट अल्कोहलिज्म, जैसे कि जो शराब पीने वाले जो होते हैं, थोड़ी बहुत शराब लेने वाले होते हैं, उसके माउथ से होने वाला जो सेक्रेशंस होता है, तो वो चीजें होने की वजह से, या फिर जो सांस लेने में की जो साउंड होती है वो उसमें सुनाई देती है। ठीक है, और ये सेट्रीडोर हमारा हो जाता है, सेट्रीडोर्स में ये हमारी हार्श होती है, यानी कि खरखराहट होती है, और वाई ब्रीदिंग ऑफ हमारी श्रिल साउंड इसके अंदर पाई जाती है, हार्श और खरखराहट के साथ घर्षण वाली जो आवाज होती है वो हमारी इसके अंदर प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और होता क्या है, जब हमारा सांस लेने का जो ऊपर वाला जो एरिया होता है, लैरिंक्स फेरिंक्स के साइड वाला, तो उसके अंदर अगर किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है तब ये प्रॉब्लम हमारी होती है, जैसे कि लैरिंगिट्स, यानी कि लैरिंग्स के अंदर सूजन आ जाना, पोजन्स बॉडी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर बाहर की कोई वस्तु जो है वो आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है राले। तो राले में क्या हो जाता है, एन अबनॉर्मल रेटिंग ऑफ द ब्लीडिंग साउंड कोज बाय द म्यूकस इन द एयर पासेज एज द सीन ऑफ द ब्रोंकाइटिस ऑफ न्यूमोनिया। तो राले कंडीशन कब हो जाती है, ये एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है, तो इसमें जो रेट होता है हमारे साउंड का वो बढ़ने का जो कारण होता है वो म्यूकस होता है, जो हमारा एयर पासेज जो एरिया होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का म्यूकस जो है वो बढ़ जाता है, और जो ब्रोंकाइटिस होती है, यानी कि जो शाखाएं होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है, और निमोनिया वगैरह का जो है इसका रीजन बनता है। ठीक है,
तो ये भी एक हमारी अबनॉर्मल कंडीशन होती है रेस्पिरेशन की। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है वीजी। तो वीजी जो है ये कैसी कंडीशन है, ये हाई पिच्ड कंडीशन है, हमारा म्यूजिकल वेसलिंग से होती है इसके अंदर, यानी कि ये चुभन वाली और जैसे सीटियां वगैरह सी बजती हैं ऐसी साउंड इसके अंदर आती है हमारी। और पैरेटल ऑब्स्ट्रक्शंस होता है इसमें, स्मॉलर ब्रोंकाई जो होती है, ब्रांकोल्स होती है, उसके अंदर उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो भाई ये हमारी वीजिंग होती है जिसमें सारी की सारी जो म्यूजिकल वेस्टिंग साउंड्स होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। और नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो इसमें हमारा जैसे कि एम्फेजिमा हो जाती है और अस्थमा हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सिंग में आ जाता है, सिंग कैसी कंडीशन होती है, वेरी डीप इंस्पिरेशंस फॉलोवर्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्रेशंस। और इसमें फ्रीक्वेंट सिंग्स में साइन और इमोशनल टेंशन देखी जाती है, यानी कि भावनात्मक रूप से जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बहुत लंबे समय तक जब कोई दिक्कत रहती है बहुत लंबे समय तक रोने से, तो ये हमारे रेस्पिरेशन की अबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। एयर हंगर आ जाता है जिसमें डायजेपिनिया होना, ठीक है। तो डायजेपिनिया के अंदर क्या हो जाता है हमारा, इसमें डीप साइन होते हैं हमारे रेस्पिरेशन के, तो इसके अंदर जो है हमारी जो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत उत्पन्न होती है, वो हमारा डायजेपिनिया बोला जाता है। तो इसमें साइनस स्टोक आ जाता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो इसमें चाइनीज स्टोक आता है पहले। तो इसमें चाइनीज जो स्टोक होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, ये हमारा सीरीज में रेस्पिरेशन होता है, सीरीज यानी कि एक श्रृंखला होती है हमारी, जो हमारी बहुत ही गहरी और नॉइसर यूनिट ऑफ द क्लाइमेक्स ऑफ, तो इसमें मतलब कि बहुत ही आवाज करने वाली और गहरी जो सांसें होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। और ये क्या करती है, हमारे अपोनिया जैसी कंडीशन हो जाती है, इसमें साइकिल बार बार रिपीटेशन होती है, मतलब ये साइकिल जो है चलता रहता है और इंक्रीज हो जाता है हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है, उसकी जो डेप्थ यानी कि गहराई होती है जो रेस्पिरेशन की वो हमारी बढ़ जाती है पीरियड ऑफ अपोनिया। तो ये हमारी चेन स्टॉक रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डाइजोपिनिया, डिफिकल्टी ऑफ द लेबर ब्रीथिंग। तो इसमें डाइजोपिनिया के अंदर जो है जब ब्रीदिंग जो है इंटरफेयर होगा विद द रिजल्ट ऑफ द इनकम्प्लीट एक्सचेंज ऑफ गैस एंड इट में लीड टू। तो डाइजोपिनिया कब होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी कब होती है, जब हमारा जो गैस एक्सचेंज होने का जो चीजें होती है जब उसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा होती है, तो उसका रिजल्ट होता है हमारा डाइजेपिनिया। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो डिफिकल्टी पैदा करती हैं, तो सबसे पहले इन्होंने साइनसिस बताया है। तो साइनसिस में क्या हो जाता है, ब्लूनेस आ जाती है, डिकलनेशन हो जाती है हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। तो हमारे जो बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी हमारे ऑक्सीजन की कमी से जो हमारे टिश्यूज होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले, स्किन के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो हमारे या तो नीले पड़ जाएंगे या उनके जो कलर है वो डिस्कलरेशन उसमें हो जाता है। तो ये हमारी साइनसिस कंडीशन हो जाती है। और इसमें लैक किस चीज का हुआ है, ऑक्सीजन का, टिश्यूज के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब एनॉक्सिया आ जाता है, या फिर हमारा हाइपोक्सिया बोला जाता है। इट इज द लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया एक ही चीज होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यूज के अंदर। और कब इसमें एनॉक्सीमिया हो जाता है या फिर हाइपोक्सीमिया हो जाता है, तो ये हमारा लैक ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम। तो एक तो होता है हमारा टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, एक होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, तो ये हमारा हो जाता है एनॉक्सीमिया या फिर हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो एक होता है हाइपोक्सीमिया और एक होता है हाइपोक्सिया, तो ये अलग अलग कंडीशन होती है हमारे रेस्पिरेशन की। तो तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है एस्पेक्सिया। तो एस्पेक्सिया के अंदर हमारी स्टेट जो होती है वो सफोकेशन की हो जाती है। दिस कंडीशन ऑफ द प्रोडक्शन बाय द प्रोलॉन्ग्ड ऑफ द इंटरफेरेंस विद द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें सफोकेशन हो जाने का मतलब हो जाता है बहुत लंबे समय तक जो है ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ जाए या किसी चीज का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सफोकेशन हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये हमारी एस्फेक्सिया जो है कंडीशन बोली जाती है हमारे रेस्पिरेशन। तो ये अलग अलग कंडीशन है, ध्यान रख लिया, इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है और शॉर्ट में भी ये सारी की सारी डाली जाएंगी एक एक करके, तो उसमें भी अच्छे से समझने के लिए उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो वही हम जो कैसे ऑब्जर्व करेंगे जब हम रेस्पिरेशन को देखते हैं तो कौन कौन सी चीजें देखेंगे और कैसे समझेंगे कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमारे रेस्पिरेशन कंडीशन नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है। तो सबसे पहले रेट देखेंगे, रेस्पिरेशन रेट की जांच करेंगे कि भाई हमारा रेस्पिरेशन रेट कम है या ज्यादा है। रेगुलरिटी रिदम देखेंगे रेस्पिरेशन का कि लय कैसी है हमारी सांस लेने की। और इजीनेस देखेंगे रेस्पिरेशन की भी सांस आसानी से लिया जा रहा है या कोई डिफिकल्टी महसूस हो रही है, ठीक है। मूवमेंट देखेंगे हमारी मांसपेशियों की, चेस्ट की, नोज की और एब्डोमिनल एरिया की कि भी किस तरीके से मूवमेंट करें जब हम सांस ले रहे हैं, पेट ज्यादा फूल रहा है, चेस्ट ज्यादा फूल रही है या फिर नाक ज्यादा फूल रही है, या फिर किस तरीके से हमारा जो मांसपेशियां हैं वो किस तरीके की मूवमेंट कर रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ द क्लाइंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो देखेंगे कि भाई जब पेशेंट सांस ले रहा है तो उसकी पोजीशन देखेंगे, पेशेंट टेढ़ा लोटा लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, वो कौन सी पोजीशन में लेटा हुआ, खड़ा है, बैठा है, झुका हुआ, किस तरीके से है। और फिर उसकी ब्रीदिंग भी देखेंगे, उसकी पोजीशन पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं रेस्पिरेशन का इन सभी चीजों को देख करके। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम,
तो अब इसमें हम देखेंगे सम ऑफ द कॉज ऑफ डायजिपीनिया। तो भाई सांस में रुकावट होने के कुछ हमारे कारण होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा इसमें। तो एटमॉस्फेयर जो है डिफिशिएट विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होना, स्मोक वगैरह जैसे होती है तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हमें हो सकती है, ठीक है। धुआं वगैरह जो होता है उसमें डिफिकल्टी हो सकती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अगर धुआं प्रदूषण ज्यादा है। और नेक्स्ट इसने ऑब्स्ट्रक्शंस बताया है एयर पास बाय फ्लूड गैस और फोजन्स बॉडी स्वेल इन द टिश्यूज। अगर हमारे जो एयर पासेज एरिया जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पर फ्लूड भर गया है या गैस की कोई प्रॉब्लम है या बॉडी में बाहर का कोई पदार्थ चला गया है, सूजन आ गई टिश्यूज के अंदर, तो ऐसे में भी सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है लॉस लॉस ऑफ इरिटिंग सरफेस ऑफ द लंग्स ड्यू टू द एटलेक्टिस से एम्फेसीमा और हीमोथोरेसिस से पल्मोनरी ओडिमा निमोनिया और फ्यूमोथोरेक्स से प्लूरल इन्फ्यूजन ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लंग। तो भी इतनी सारी जो बीमारियां हैं, तो ये सारी की सारी वो बीमारियां हैं जो हमारे हार्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित हैं। तो इनमें से अगर कोई भी बीमारी है तो डायजिपीनिया होना संभव है, और ये सारी की सारी चीजें जो है इसी को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा डिसफंक्शन हो जाए, अगर हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है अगर वो काम अच्छे से नहीं करता है, स्पाजम हो जाता है हमारा, किसी तरीके का जाम हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि टेटनस हो जाना या इलेक्ट्रिक शॉक करंट वगैरह लग जाना या पैरालिसिस हो जाना मसल्स के अंदर, तो ये जो क्या करता है ये हमारे रेस्पिरेशन के जो फंक्शंस होते हैं या जो हमारे सांस लेने में दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं, पोलीमाइलिस भी इसको बोला जाता है, सूजन हो जाना, ठीक है। तो उसमें मांसपेशियों के अंदर स्पाजम जब होगा तो सांस लेने में डिफिकल्टी महसूस होगी हमें। फिर डाई फंक्शनिंग आ जाती है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर, अगर पॉइजनिंग किसी चीज की विषाक्तता जहरीलापन या किसी प्रकार की चोट लग सकती है, किसी प्रकार के करंट की वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो काम नहीं करता है, तो भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है कैरिंग पावर ऑफ द ब्लड ड्यू टू द एनीमिया। अगर खून की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होगा, खून नहीं जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो पॉइजनिंग है वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर कम आ पाएगी, तो उसकी पॉइजनिंग होने के बाद क्या होगा, हमें सांस लेने में डिफिकल्टी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, डायजिपीनिया जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम इसमें देखेंगे नर्सिंग केयर। तो वही इसमें देखेंगे फिजियोलॉजिकल सपोर्ट सबसे पहले, तो फिजियोलॉजिकल नहीं इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें डाइजोपैनिक जो क्लाइंट होता है वेरी Many acts of need reassured the nurse of care client should be stand with the client and the encouraging। तो सबसे पहले आपने पेशेंट को हर तरीके से सपोर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो डाइजोपेनिक जो हमारा क्लाइंट होता है जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रखी है, वो बहुत ही घबराहट उसे होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे रीअश्योर यानी कि उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत होती है, उसको सांत्वना देने की जरूरत होती है, नर्स के द्वारा उसको केयर देने की जरूरत होती है। नर्स को चाहिए कि स्टैंड विद द क्लाइंट, तो क्लाइंट के पास ही खड़ी रहे, ऐसी कंडीशन में उसे अकेला छोड़कर ना जाए, ठीक है। तो मानसिक रूप से सांत्वना देनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये। और फिजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको उठने बैठने लिटाने में भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा वेंटिलेशन ऑफ द रूम, तो जो रूम होता है वो बहुत ही वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, सप्लाई फ्लैश एयर ऑफ द क्लाइंट से अवॉइड करना है क्राउडिंग वगैरह, सेंड द विजिटर अवे। तो आपने क्या करना है, जो उसका रूम है पेशेंट का वो बहुत ही वेंटिलेशन से और साफ हवादार वो होना चाहिए, फ्रेश एयर उसमें आनी जानी चाहिए क्लाइंट के रूम के अंदर, और भीड़ भाड़ उसको अवॉइड करनी है, और जो रिश्तेदार वगैरह मिलने वाले उसको आ रहे हैं उनको वापस कर दे, उनको पास ना आने दें। तो इसमें आ जाता है हमारा वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स। तो भाई जो हमारे लंग्स का जो वेंटिलेशन है, तो इसमें रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म अगर फेल हो जाता है तो वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स कैन बी द अचीव बाय द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी अंदर से काम कर रही है, अगर वो सिस्टम फेल हो जाता है तो वेंटिलेशन जो आर्टिफिशियल हमारा रेस्पिरेशन होता है लंग्स के अंदर वो दिया जाता है, ताकि पेशेंट को अच्छे से सांस आ सके। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा पोजिशनिंग ऑफ द क्लाइंट। तो भाई क्लाइंट की जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो पोजीशन दी जाती है, डाइजोपेनिक जो क्लाइंट होता है उसको प्रॉपर अप पोजीशन दी जाती है, इट इज द कैन ऑफ द मेंटेन बाय द बैकरेस्ट। तो उसको बैकरेस्ट दिया जाता है और एक्स्ट्रा पिलो लगा कर रखे जाते हैं उसको अच्छी पोजीशन देने के लिए। इन द पोजीशन ऑफ जो डायफ्राम होता है लोअर डायफ्राम के नीचे, एंड इंक्रीज द वेंट्रिकल डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो डायफ्राम के जो नीचे वाली जो जगह होती है वहां पर हमारा इंक्रीज हो जाता है क्या, जो वेंटिलेशन की जो चीजें होती है, चेस्ट की जो कैविटी होती है वहां पर जो हमारे का जो डायमीटर होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो डायमीटर इंक्रीज हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट आ जाते हैं हमें ऑक्सीजन इनहाइलेशन। तो इसमें जो नर्स है वो ध्यान रखेगी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है क्लाइंट को। साइनोज इंडिकेट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन इट्स टिश्यूज ऑक्सीजन इज गिवन। अगर नर्स को थोड़ा सा भी इस चीज़ का आभास होता है, ये इंडिकेशन मिलता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है पेशेंट के अंदर टिश्यूज के अंदर, तो वो ऑक्सीजन जरूर दे पेशेंट को।
और क्लियरनेस करे एयर पासेज, तो इफ द सेक्रेशंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस एयर पासेज इट हैज टू बी द क्लियर्ड बाय द अप्रोप्रिएट मीन्स बाय द यूज ऑफ ए मैकेनिकल सक्शन। तो उसमें क्या करना है, एयर पासिंग के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट है, कोई भी है, जैसे कि म्यूकस वगैरह या कुछ भी है एयर पास के अंदर, तो उसको साफ करना है सबसे पहले। और उसके लिए आप मैकेनिकल जो सक्शन मशीन होती है वो आप यूज कर सकते हैं किसी प्रकार की जो ऑब्स्ट्रक्शंस की जो चीजें हैं उनको निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है इसमें आ जाती है ब्रीदिंग एंड द कफिंग एक्सरसाइज। तो अभी इसमें ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज होती है वो करानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्लाइंट्स को। सबसे पहले क्लाइंट से पूछा जाता है कि कफ आउट द स्पूटम, की आपको जो खांसी आ रही है उसके अंदर स्पूट यानी कि बलगम वगैरह तो नहीं है। इफ एंड द ब्रीद डीपली एंड जो पेशेंट जो ब्रीदिंग ले रहा है वो गहराई से और रिदम से यानी कि लय से सांस ले रहा है किस तरीके से, और इसमें जो उसका लंग्स वगैरह है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है नर्स ने डिटेक्ट करनी है, पता करना है इन सारी चीजों का। जो पोस्टरल जो ड्रेन्स होता है वो ज्यादा देखा जाएगा। पोस्टरल ड्रेन्स में यानी कि सेक्रेशंस वगैरह जो कलेक्ट हो जाता है लंग्स के अंदर, या ब्रोंकाइल्स यानी कि जो हमारी ब्रोंकाइल्स होती है, जो हमारी शाखाएं होती हैं पोस्टरल ड्रेन्स के लिए, तो वो हमारी हेल्प करती है सेक्रेशंस को निकालने में। ठीक है तो इस तरीके का पोस्टरल ड्रेन्स जो है उस पर आप ध्यान देंगे कि अगर ड्रेन्स हो रही है तो आप कौन सा पोस्टर पेशेंट को देंगे ताकि जो सेक्रेशंस है जो सुतराव है वो आराम से हो जाए। स्टीम इनहाइलेशन हो जाता है भाई, भाप वगैरह लेना या पेशेंट को भाप वगैरह देना, तो इसमें स्टीम इनहाइलेशन के अंदर जो फैसिलिटी दी जाती है वो स्मूथ और मेकोसा एंड द लिक्विफाई ऑफ स्पूटम एंड द एक्सपीरेट आउट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो स्टीम दी जाती है उसका मतलब हो जाता है जो स्टीम इनहिलेशन किया जाता है तो जितना भी हमारा म्यूकस होता है अंदर, जो गाढ़ा म्यूकस होता है वो स्मूथ हो जाता है, और जब वो स्मूथ हो जाता है वो बाहर आसानी से निकल जाता है। तो उसको स्मूथ करने के लिए ही स्टीम दी जाती है म्यूकस को स्मूथ करने के लिए। नेक्स्ट इसमें न्यूट्रिशन आ जाता है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीड आर द अप्रोप्रिएटेड बाय द क्लाइंट ऑफ डायजेपिनिया। तो इसमें बताया गया कि डायजेपिनिया का जो पेशेंट होता है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको थोड़ा थोड़ा करके खाना देना है, और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके उसको खाना देना है। ओवरलोड नहीं करना है उसके स्टमक को, यानी कि ज्यादा खाना एक बार से उसने नहीं खाना है। फूड विल बी इंक्रीज द डायजेपिनिया। अगर पेट ज्यादा भर जाएगा तो सांस लेने में वैसे ही दिक्कत हो जाती है, तो डायजेपिनिया की जो कंडीशन है वो आपकी बढ़ सकती है अगर आप ज्यादा पेट भर के खाना खाएंगे तो न्यूट्रिशनल और आपके जो फीडिंग वगैरह है उस पर आपने ध्यान देना है। तो भाई आगे देखते हैं। आई होप मेरे हिसाब से ये शायद कंप्लीट हो गया है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।